दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले जो हमारी यूपी होमगार्ड की सीरीज चल रही प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। तो उसमें ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें भी पूरे 100 क्वेश्चन हम देखेंगे, जो बिल्कुल आप समझिए कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ठीक है। एक-एक क्वेश्चन सारे मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। थोड़ा जहाँ भी आपको चीज़ें नहीं समझ आएँगी, कमेंट में भी करिएगा, वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। तो त्रिपुरा में जो देखो पौष संक्रांति है, उस मेले से संबंधित कौन सी नदी है, वो गोमती नदी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, यानी कि कौन सी नदी है, गोमती नदी है, ठीक है। इसमें पूछा था पौष संक्रांति मेले से। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। भारत ने वर्ष कितने में जो था ये परिवार नियोजन की एक राष्ट्रीय कार्यक्रम किया था। तो कब किया था? भारत ने 1952 में भारत ने परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। तो कब चलाया था? 1952 में, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन, इनमें से भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख। जो दिव्या देशमुख है वो क्या है? शतरंज खिलाड़ी है। ये रानी राम, ये देखो शिखा पांडे, ये क्रिकेट से संबंधित है, तो ये हो नहीं सकती, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा बी, ठीक है, ये दिव्या देशमुख। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। पूछा गया है कि 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो पूछा गया 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो देखो विटामिन में जो टोटल जो है ए बी सी डी ई है, फिर के है, टोटल 6 हैं। तो उसमें से देखो 2 जो है, जो के, विटामिन के, ई, डी, ये और ए, ये चारों क्या हैं? यानी विटामिन के, ई, डी और ये ए, ये चारों क्या है? ये वसा में घुलनशील है। तो बचा कौन कौन सा? बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? जल में घुलनशील पूछा है। तो जल में घुलनशील मैंने आपको बताया कि 2 हैं, बी और सी। तो इसमें बी नहीं दे रखा लेकिन सी दे रखा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन सी, ठीक। अब इससे आप पूरा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य, मतलब भारत की दंड संहिता की या के मतलब किस धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो किसके तहत है? ये भारत की दंड संहिता के तहत है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को, भारत की दंड संहिता, क्योंकि देखो कोई भी दंड दिया जाता है तो भारत की दंड संहिता के तहत ही दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, बिल्कुल यही आप सभी को पहले ही क्वेश्चन, आप पहला ही आपका सही भी अपने को मिल गया। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अब ये देखो यहाँ भी एम्पियर दे रखा है, तो ये सभी का एसआई मात्रक एम्पियर नहीं होता, ठीक। जो एसआई मात्रक एम्पियर है वो किसका है? विद्युत धारा का, ठीक। नेक्स्ट 8वां नंबर हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है बनावली राज्य में, मतलब जो है, मतलब ये जो बनावली है वो किस राज्य में एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। ये पूछा गया है हमसे, जैसे कि हड़प्पा वगैरह थे, ठीक है, राखी गढ़ी वगैरह, जितने भी मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के स्थल थे, तो उसी में एक बनावली भी था। तो वो बनावली किस राज्य में स्थित है, यही हमसे पूछा गया। तो जो बनावली था वो कहाँ था? वो हरियाणा में था, ठीक है। धौलावीरा भी था, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य का स्थल था। उसके लिए जरूर आप लोग कमेंट में बताइए धौलावीरा किस राज्य में स्थित था। नेक्स्ट हम देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये जो कोलन है ये क्या है? ये स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी सभी ये क्या है? स्वतंत्र तंत्र के हिस्सा है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां नंबर। 10वां बोल रहा है कि डॉट डॉट में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो ये कहाँ पे है? इस आप सभी को मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि ये कहाँ पे है। तो ये जो है पद्दल में है, ठीक है।
पद्दतकल में है स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। ठीक। ये बोध गया तो आपको पता ही होगा, बौद्ध से संबंधित है, बुद्ध से। ठीक है। महाबलीपुरम ये भी जानते ही हैं, कि सांची भी आप सभी को जो भी पता ही होगा। सांची किस लिए? सांची के स्तूप के लिए फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यानी ठोस जो होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखो पहला कथन हम पढ़ते हैं, किसी ठोस का आकार व आकृति निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही है। जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखो ये गलत है, क्योंकि देखो किसी भी ठोस को गर्म किया जाए ना, उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, कम नहीं होती, बढ़ती है। ठीक है। तो कम नहीं होगी। तो ये क्या है? ये गलत है, यानी यही राइट ऑप्शन, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हम 11 तक हो गया, 12वां देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेख में के रूप में वर्णन किया गया है। तो चोल शिलालेख में किसके रूप में वर्णन किया गया है? तो ये जो है पालिच्छदम के रूप में। ठीक है। पालिच्छदम के रूप में जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में इस पालिच्छदम के रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13 नंबर, सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है, यानी इसमें जो चारों दिए गए हैं इनमें से कोई एक सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो ये कौन सा है? जो मरूनी है, मरूनी, ये क्या है? ये सिक्किम, मरूनी नेपाली में सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है, मरूनी। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा, मतलब संत के डॉट के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए हैं। तो जो बेसिलिका ऑफ जीसस बोम में किसके रखे गए हैं? फ्रांसिस जोवियर के। ठीक है। फ्रांसिस जोवियर के, संत फ्रांसिस जोवियर के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के मतलब राइटर कौन है, ये पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है, देखो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बुक कराया था उसमें आप सभी को मैंने बताया भी था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजा रुद्र दामन मतलब किस वंश से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो राजा रुद्र दामन थे, जो वो किस वंश से थे? वो शक वंश से थे। नागवंश से, शिशुनाग, शुंग वंश से, आप लोग कमेंट में बताएगा। देखो ये जो टोटल थे 7 जैसे कि थे, तो पहला कौन सा था? हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था। ठीक है। फिर हाँ ठीक है, हाँ पहला हर्यक ही था। ठीक है। अब फिर शिशुनाग वंश था, फिर बाकी जितने थे ये सारे थे शक वगैरह, सातवाहन वंश वगैरह, शुंग वंश। ठीक है। ये सभी थे। और नागवंश का अगर देखो वो पूछा जाए कि मतलब किसने वो किया था, तो नागवंश की स्थापना भी शिशुनाग ने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो ये सभी को पता ही होगा कि किसको माना जाता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 17 का भी सरस्वती माता को वीणा धारण करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग से मतलब है कि जैसे कि छुआछूत से ना फैलने वाला रोग, उसे बोलते हैं गैर संचारी रोग। तो गैर संचारी रोग कौन सा है? मिर्गी। हैजा भी आप सभी जानते हो कि हैजा प्रोसेस मतलब जहाँ भी होता है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। ये ऐसे ही तपेदिक है, ऐसे ही चेचक है। चेचक भी तो ऐसे बिल्कुल बहुत मतलब तेजी से फैलता है, वायरल की तरह एकदम। अगर किसी को मतलब घर में किसी को हुआ, कोई आप अगर कपड़े वगैरह भी उसके टच कर लेते हैं तब भी फैल जाता है, आप उसके साथ भी अगर रहते हैं तब भी फैल जाता है। तो चेचक फैलता है, बस मिर्गी जो है वो छूने से नहीं फैलता। 19 नंबर देखते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो ये पूछा गया कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2014 में। ठीक है। अगर हम ये उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 2002 में।
ऐसे ही बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा कितने में आत्महत्या के दुष्प्रहरण से संबंधित है? तो आत्महत्या के दुष्प्रहरण से संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है? 306। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के मतलब किस साइड स्थित है? ये हमसे पूछा गया है। तो भारतीय मुख्य भूमि के किस साइड स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है अंडमान निकोबार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसमें देखो दो घाट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में कौन सा स्थित है? जो महेंद्रगिरी है वो किधर है? पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 23 नंबर अगला क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो रेडियो कार्यक्रम मन की बात से कौन संबंधित है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये कार्यक्रम में उन्हीं से सवाल जवाब होते थे। 24 नंबर देखते हैं, गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग से एक शास्त्रीय नृत्य है? तो गौड़िया जो है वो भारत के किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है? पूर्वी भाग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 महात्मा गांधी की नई श्रृंखला जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों के आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आधार रंग की बात करें तो इसका आधार रंग है चॉकलेटी भूरा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी मतलब कहाँ पे थी वो पूछा गया हमसे। तो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी? वो थी तोसली में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा मतलब किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जो इसके सचिव बने थे। तो स्वराज पार्टी का जो गठन था वो किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। सचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे उसमें, लेकिन इन दोनों ने मिलकर किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर, उज्जैन शहर को मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था? हमसे यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया है कि पार्श्वनाथ मतलब किस नंबर के जो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, वो उसमें से पार्श्वनाथ जो दो थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ थे जो थे वो किस नंबर के थे? 23वें थे। ठीक है, 23वें थे। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 31 नंबर देखते हैं, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया, इसका क्या नाम है? तो जो वाराणसी में उद्घाटन किया गया है इस क्रूज का क्या नाम है? MV गंगा विलास। ठीक है, ऑप्शन बी ए इज राइट ऑप्शन, MV गंगा विलास। निम्न में कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो कौन राज्य विश्वविद्यालय है इन सभी में? BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, AMU अलीगढ़, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो इसमें से हमसे पूछा है कौन सा राज्य विश्वविद्यालय? तो राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के मतलब किस स्थान पर स्थित है? ये हमसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की वह किस स्थान पर स्थित है? चित्रकूट में बनाया गया है यह विद्यालय, ठीक विश्वविद्यालय। ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आप सीधा सीधा ऐसे ही समझ गए होंगे क्वेश्चन से ही, किस राज्य कहाँ पे स्थित है, किस जिले में? अयोध्या में स्थित है। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है इसके लिए? इनकोर सॉफ्टवेयर इसके कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया है, चुनाव प्रबंधन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 72। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। 36 हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है मणिपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 39 नंबर, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहकारी जो समितियां होती हैं तो उनका प्राथमिक उद्देश्य हमसे पूछा गया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना। ठीक है। जो उस समिति से जुड़े हैं उन सदस्यों की सेवा करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, यानी CERT। ठीक है। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? CERT। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब तो आपको पता है, जैसे DRDO है तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये रहा भी केंद्र सरकार से है सभी। तो नेक्स्ट 42 नंबर देखते हैं, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया कहाँ की राजधानी है? तो सोफिया हमारे बुल्गारिया की राजधानी। कहाँ की राजधानी? सोफिया बुल्गारिया की। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो किसने यह सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह देता है? वो लैंड स्टीनर ने दिया था। ठीक है। लैंड स्टीनर, यानी ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगला हम देख लेते हैं 43, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, यानी मानवाधिकार में दोनों क्या क्या शामिल है? मानवाधिकार में दोनों शामिल है, अधिकार और दायित्व। ठीक है। यानी अधिकार और कर्तव्य आपके दोनों चीजें शामिल है मानवाधिकार में। नेक्स्ट देखते हैं 44, SpaceX पहले निजी तौर पर, ठीक है, वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना एलन मस्क द्वारा की गई। SpaceX पहले, ये मतलब इनका खुद का प्राइवेट है। ठीक है। SpaceX जो है, तो ये इसकी स्थापना किसने की? एलन मस्क ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 45, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? ठीक है। तो ये क्या है? ये नाट्य शास्त्र है। देखो नाटक वगैरह की बातें आ रही है, शास्त्रीय नृत्य वगैरह की बात आ रही है, तो इसलिए नाट्य शास्त्र। थोड़ा अगर आप क्वेश्चन से भी रिलेट करके उसको करेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट 46, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? तो इसको देखो, आप अगर इसके सेंटेंस को ही अच्छे से समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, तो ये इसका कार्य क्या है? तो अब इसके नाम से इसका कार्य समझ जाएंगे। तो इसका कार्य क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 47, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से समृद्धि की है, मुख्य रूप में से शामिल थी। तो मुख्य इसकी किसके लिए शामिल थी? तो ये थी उच्च उपज के लिए। ठीक है। उच्च उपज की किस्म के बीजों की रासायनिक उर्वरता के लिए हरित क्रांति। PMJYD प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी? यानी पूछा गया है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है PMJYD। ये इसका मतलब है प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब कब लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी?
28 अगस्त 2014 को, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो देखो, चाइना भी भूमि सीमा साझा करता है, बांग्लादेश भी करता है, म्यांमार भी सीमा साझा करता है। मालदीव जो है वो जल के रास्ते में है, वहाँ सीमा साझा नहीं करता, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 50 नंबर। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ग्रीन फाइनेंस जो है वो किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? पर्यावरण से अनुकूल परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? तो व्हाइट गुड्स पर देखो, अधिकतम मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि अधिकतम पूछा गया है कि अधिकतम उच्च दर की जीएसटी जो लगाई जाती है वो कितनी लगाई जाती है? तो अधिकतम उच्च दर की जीएसटी जो लगती है वो कितनी लगती है? 28%, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28% जीएसटी लगती है। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 53। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो सदगति पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो भारत रत्न किन्हें नहीं मिला है? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, लाल बहादुर सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना थी वो किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 56 नंबर। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो किस युद्ध के बाद में भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 57 नंबर। शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? देखो, ये सब युद्ध वगैरह जो है इनको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। जैसे पानीपत का युद्ध है तो ये इसका 1526 में पहला हुआ था। बक्सर का युद्ध है, ये सब भी प्लासी का भी सारे देख के मतलब डेट वगैरह थोड़ा देख लीजिए। वो जो मैंने युद्ध वाला वीडियो मैं बताया है, एक वीडियो कराया मैंने, उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट से हुए हैं युद्ध वगैरह, उसमें सभी का मैंने बताया है कि कब किस डेट में हुआ है, किनके बीच हुआ है, कौन विजयी हुआ है। तो उनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है एक सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, ठीक। अगर द्वितीय की बात करें तो 44 में। नेक्स्ट अगला देखते हैं 60 नंबर। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वो वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन जो है वो सुंदर वन है, ठीक है। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गिर की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान का मैंने एक वीडियो कराया, उसमें मैंने सभी बताए थे, तो उनको आप अगर देखना चाहे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 61 नंबर। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो ये कहाँ से है? बरसाने से, ठीक है। बरसाने में ही लट्ठमार होली का आयोजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क जो है वो प्रयागराज में खोला गया है।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 63 नंबर, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है, अगला देख लेते हैं 64 नंबर, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर, डॉट डॉट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो यानी किसी अदर की, यानी कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया किसी अन्य के मतलब वेबसाइट पे बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेब हाईजैकिंग। ठीक है, वेब हाईजैकिंग। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच कौन सी नदी है? तो उसके बीच नदी है हमारी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, इसी तीस्ता नदी के कारण ही भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट 67 देख लेते हैं, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा माप। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 68 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा है भारत के संविधान, कौन सा, यानी बोलने की स्वतंत्रता से इसमें पूछा गया। तो बोलने की स्वतंत्रता हमको किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 19 के तहत। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, 14 में समानता है। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो भारत में 90% छोटे हीरे कहाँ पे संसाधित होते हैं? वो होते हैं सूरत में। ठीक है, 70 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। तो यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो कुल वन आवरण है 21%, 21.05%। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम पहला देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। 19 देख लें, 19 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये भी सही, ये भी बिल्कुल सही है 19 भी। 14 नंबर 44 क्या बोल रहा है? 44 यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है। यूएससी, ये भी समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये भी सही है। एक मिनट, अनुच्छेद 19 में, हाँ ये ऑप्शन बी इसका होगा। ये कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये बी होगा। ठीक है, ये ग्राम पंचायतों का गठन, ये जो है अनुच्छेद 19 में, ये गलत है, क्योंकि 19 में क्या है? अभी मैंने आप सभी को बताया कि अनुच्छेद 19 में है वाक्य स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 72 नंबर, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस भाग में ये किया गया है? भाग 9 में। अगला देखते हैं 73वां, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र से नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? वो ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 में, 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? तो किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 75, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो तिलक को किसने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें अशांति का जनक किसने कहा था? उन्हें अशांति का जनक कहा था बी चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं 76 नंबर, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? तो कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित है? जापानी एन्सेफेलाइटिस।
नेक्स्ट 77 सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो यानी सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा या कुछ कवकों द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा, कुछ फफूंदों द्वारा। ये हमसे पूछा गया, तो ये किसके द्वारा होता है? कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 78 नंबर। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो मतलब कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, यही हमसे पूछा है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है औरक्त, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट अगला देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट 81 देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। किस प्रधानमंत्री के द्वारा यह नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी? तो ये नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस समूह में योगदान देता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, यानी ऑप्शन डी इज राइट। अगला देख लेते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, यानी विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनकी सूचीबद्धता किसमें होती है? तो उसमें होता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, रेड डाटा बुक में, यानी डेंजर, रेड का मतलब खतरा समझिए, यानी उनको समाप्त होने वाली, इस वजह से रेड डाटा बुक। इस तरीके से भी आप थोड़ा अगर याद रिलेट करके याद करेंगे तब भी याद रहेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो कौन सा पदार्थ है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट 85 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा है? बोला है वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन सा है? लाइकेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। अगला देखते हैं 87 नंबर। किस स्तर डेसिबल, यानी किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो जो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होती है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है? तो भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा क्या है? 82°30 पूर्वी। ठीक, 88 का डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें मतलब जो भारत के दर्रे हैं उनके नाम दिए गए हैं और ये कौन सा दर्रा किस राज्य में है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा दर्रा मतलब इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा गया। तो ये जो नाथुला है, ये नाथुला दर्रा, ये देखो पहला ही गलत है क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यही गलत है। बाकी लिफलेक उत्तराखंड में सही है, रोहतांग भी हिमाचल में है, पाल घाट भी केरल में, ये सही है। नाथुला दर्रा क्या है? सिक्किम में है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत दे रखा है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो इन सभी सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास, इनमें से भारत में किसका उद्गम नहीं हुआ था? तो उद्गम नहीं हुआ है तो सतलुज का जो उद्गम है वो भारत में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम 91 नंबर देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? यानी ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? यह कथन था जेम्स मिल का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट 92 नंबर, सरकारी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश से व्यापारी आए थे? तो वो कहाँ से आए थे? सबसे पहले 1498 में कौन आया था? पुर्तगाली आए हुए थे। ठीक है, पुर्तगालों में वही कौन सा? वास्को डिगामा। ठीक, नेक्स्ट 94 नंबर देख लेते हैं, वर्ष 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो वर्ष 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता थे वो थे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये व्यास पुरस्कार क्या है? ये व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जान लीजिए। इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो देखो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि 1498 में पुर्तगाली आए थे और वो कौन था? वो वास्को डिगामा था। ठीक, अगला देखते हैं 97 नंबर, 12 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 2025 को मनाया जाने वाला दिवस कौन है? लोक सेवा प्रसारण दिवस, यानी ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 98 देखते हैं, निम्नलिखित में किस फिल्म को मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वप्रथम फीचर फिल्म्स के सम्मान से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया है? तो ये किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? पायर को। नेक्स्ट हम देखते हैं 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग संस्था ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की थी? तो ये किस संस्था ने की थी? ये की थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का 100 क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य में स्थित सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैपिंग हेतु उल्लेख अक्टूबर 2025 में किया गया था? तो ये झारखंड राज्य में है। ठीक है, सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी मैपिंग हेतु उल्लेख 2025 में किया गया है झारखंड। तो इस तरीके से हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने बढ़िया से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी ये सीरीज जब तक आपका होमगार्ड का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आप सभी को डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है। आप इनका अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, यही सब क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो, कहीं कुछ चीजें ना समझ आए तो जरूर कमेंट करिएगा। हालांकि आप बस अभी आपने जितना क्वेश्चन पढ़ा होगा वो ठीक है, इसके साथ इनको प्रैक्टिस में बस करते रहिए। थोड़ा पढ़ते कल कुछ भी कर रहे हैं उस टाइम भी इस क्लास को देख लेते हैं, तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।